वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12th इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर द इंटरव्यू। अब ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है गाइस क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एंड आपको पता है ये एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही के साथ में ये एक ऑथर भी है। इन्होंने काफ़ी सारे बहुत फेमस मैगजीन्स में काम भी करा है। एंड ये जो चैप्टर है बेसिकली ये एक बुक में से जिसमें ये काम करते थे, जिसके लिए ये काम किया करते थे, उसे एक एक्सर्प्ट लिया गया है। ठीक है, एक्सर्प्ट मतलब आई होप आप अभी तक समझ चुके होंगे कि जो बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जाती है, प्रॉपर जो बुक है उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपका चैप्टर बना दिया जाता है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स को निकाल के चैप्टर बना दिया जाता है, उसे हम एक्सट्रैक्ट कह देते हैं। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है इनका नाम और ये एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही के साथ एक ऑथर भी हैं। कौन सी बुक है जिससे ये एक्सर्प्ट जो है वो लिया गया है? ये देखो, ये बुक है वो द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, ये पूरी की पूरी बुक से एक एक्सर्प्ट लेके आपको यहाँ इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं हम इस चैप्टर में? चैप्टर के नाम से आप समझ सकते हो, इंटरव्यू के ऊपर ना काफी कुछ हम जानने वाले। इंटरव्यू आप लोग फेमिलियर हो गए, अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज होते हैं और एक सबसे कॉमन फॉर्म इंटरव्यू का कैसा है आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, एक जर्नलिस्ट होते हैं या इंटरव्यूअर होता है, वो जाके उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उन बातों को आंसर करते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है इंटरव्यू का कि हम जिनके फैन है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं या जिनसे हम कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, तो इंटरव्यूअर जाके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और वो उनका आंसर करते हैं। ये बेसिक फॉर्मेट है इंटरव्यू का और इंटरव्यू जर्नलिज्म में बहुत कॉमन है। ठीक है, जर्नलिज्म में बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा किया जाता है ये इंटरव्यू। तो दो पार्ट है इस चैप्टर के। पहले हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते हैं, जिन्हें इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता है। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली जानेंगे कि क्यों कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन्हें इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम एक पर्टिकुलर इंटरव्यू देखेंगे जिसमें दो लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन बताई गई है। ठीक है, तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। अब जैसे ही पार्ट 1 शुरू होता है हमें सबसे पहले पता चलता है, देखो इंटरव्यू ना बहुत सालों से जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है। आप लगभग मान सकते हो कि 130 साल से का समय हो चुका है इंटरव्यू की प्रैक्टिस होते होते। ठीक है, अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स, मतलब 130 ईयर्स से कुछ ज़्यादा समय हो गया, तब से इंटरव्यू जो है हमारे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करा जाता है। पूरे वर्ल्ड में इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। और जर्नलिज्म में अगर हम पर्टिकुलर जर्नलिज्म की बात करें तो उसमें इंटरव्यू कितना कॉमन है तो आपको पता होगा। आपने अपने न्यूज़ चैनल पे भी कई बार सेलिब्रिटीज़ का और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू जो है ज़रूर देखा होगा। तो इंटरव्यू इज़ वेरी कॉमन इन द जर्नलिज्म। आज के समय पे जितने लोग लिटरेट हैं, ठीक है, कोई सरप्राइज की बात नहीं है, जितने लोग लिटरेट होते हैं, लिटरेट मतलब जिन्हें लिखना आता है, जिन्हें पढ़ना आता है, जितने भी लिटरेट लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो इंटरव्यू पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा और अगर अभी तक नहीं पढ़ा था ऐसे पर्टिकुलरली तो आज इस चैप्टर में आप लोग पढ़ लोगे। तो इंटरव्यू बहुत कॉमन है, ये हमें यहाँ पे बता रखा है। अब जब इतना कॉमन है, इंटरव्यू इतने सालों से होता आ रहा है गाइस, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इंटरव्यू में ना लोगों के अलग अलग ना अपने माइंडसेट है। कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू अच्छा है, ठीक है, कुछ मेरिट्स हैं उसकी, अच्छी बातें हैं इंटरव्यू की, और कुछ इसका बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं जो इंटरव्यू के फेवर में नहीं, उन्हें लगता है इंटरव्यू सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमारे वर्ल्ड में होता है ना, उस पर हर चीज़ के, जैसे आपने प्रॉस कॉन सुना होगा, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, ठीक है, और अलग अलग लोगों के ओपिनियंस होते हैं। सेम इज़ विद दिस इंटरव्यू। कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते। यही चीज़ आप इस चैप्टर में जानने वाले हो। ठीक है, अब जो है हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, पहले उनका भी जो कहते हैं इंटरव्यू अच्छा है और फिर उनका भी जो कहते हैं इंटरव्यू सही चीज़ नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं जो लोग इंटरव्यू के फेवर में है, ठीक है, जो लोग इंटरव्यू के फेवर में है गाइस, वो क्या कहते हैं कि जो इंटरव्यू है ना, ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हम सोर्स ऑफ ट्रुथ के बारे में जान सकते हैं। यानी कि कोई सेलिब्रिटी आप सिंपल मान के चलो, आपको उनकी लाइफ के बारे में जानना है कि उन्होंने इतनी अच्छी मुकाम कैसे हासिल करी, वो इतने फेमस कैसे हुए, उन्होंने लाइफ में क्या उन्होंने मेहनत करी है, क्या पाथ उन्होंने फॉलो करा। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो एक इंटरव्यूअर जब उनसे इंटरव्यू लेता है तो वो काफ़ी कुछ पता लगवा सकता है उनसे। ठीक है, उनकी जर्नी के बारे में, तो इवन दो जो हम घर पे बैठ के नहीं जान सकते, हम चाह रहे हैं, हम उनके फैन हैं बहुत बड़े, ठीक है, आप अपना कोई भी आइडल इमेजिन कर लो, सोच लो अपने कोई भी आइडल। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है कि आपको उनके बारे में जानना है तो आप डायरेक्टली उनको कैसे उन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये ना हमारे पास ऐसा सोर्स नहीं है कि हम डायरेक्टली जाएं, बट एक इंटरव्यूअर जो है, इंटरव्यू के माध्यम से हमें सोर्स पता चल सकती है, हमें सच्चाई पता चल सकती है, वो अपनी लाइफ के बारे में हमें काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू को अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं ये एक हाईएस्ट फॉर्म है सोर्स ऑफ ट्रुथ जानने
जानने की, ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई जानने की काफ़ी अच्छी फॉर्म है। और जो लोग अच्छा मानते हैं इंटरव्यू को, वो ये भी कहते हैं कि इंटरव्यू एक टाइप का आर्ट है। आर्ट क्या होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको जो है परफॉर्म करने में आपको स्किल्स चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो इंटरव्यू को कुछ लोग जो पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं इंटरव्यू के बारे में, वो कहते हैं आर्ट है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोग इंटरव्यू को पॉजिटिव मानते हैं वो क्या सोचते हैं। तो वो सोचते हैं कि इंटरव्यू एक ऐसा जरिया है जिससे आप ट्रुथ जान सकते हो, और दूसरा इंटरव्यू एक टाइप का आर्ट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला ओपिनियन। अब देखते हैं गाइज वो लोग जो इंटरव्यू को सपोर्ट नहीं करते। इसमें आते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो खुद को विक्टिम मानते हैं ऑफ द इंटरव्यूज, यानी कि उन्हें लगता है कि वो विक्टिम है इंटरव्यूज़ के और वो जो है सपोर्ट नहीं करते हैं इंटरव्यू के। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे पता चल रहा है कि सेलिब्रिटीज़ जो है काफ़ी सारे वो इंटरव्यू को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। पहला रीज़न उन्होंने दिया है कि इंटरव्यू क्या है, अनवांटेड इंट्रोड्यूशन इनटू देयर लाइफ्स। अनवांटेड मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट या अनचाहा, इंट्रूजन होता है ज़बरदस्ती कहीं पर एंट्री करना। तो ऐसा लगता है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को जो विक्टिम मानते हैं खुद को इंटरव्यू का, वो ये सोचते हैं कि इंटरव्यू क्या है, अनवांटेड इंट्रूजन है, दखल अंदाजी है उनकी लाइफ में। क्योंकि गाइस क्या होता है, जब भी कोई इंटरव्यूअर उनसे इंटरव्यू ले रहा होता है तो कई बार वो प्रोफेशनल लाइफ की जगह प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड भी उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और जब वो वहाँ बैठे होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं उनको आंसर करना भी पड़ता है, चाहे वो उसको चाहे या ना चाहे। तो उनकी प्राइवेट लाइफ में भी दखल अंदाजी होती है ड्यूरिंग अ इंटरव्यू। तो इसलिए काफ़ी सारे जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद को जो है विक्टिम मानते हैं इंटरव्यू का, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय पे उनको जो है ऐसी बातें पूछ ली जाती है जो शायद वो शेयर नहीं करना चाहते। दूसरा रीज़न क्या है सेलिब्रिटीज़ का, और काफ़ी ऐसे नॉवलिस्ट भी हैं, आगे आप पढ़ोगे, जो इंटरव्यू को सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न ये है, वो ये कहते हैं कि इट समहाउ डिमिनिशेस देम, यानी कि वो उनकी इमेज को कहीं ना कहीं घटा देता है। और ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये क्या बात लिखी गई है। इमेज को घटाने से मतलब क्या हुआ, तो सेम आप वही चीज़ समझो गाइस कि जब हम इंटरव्यू किसी का देखते हैं, ठीक है, जब हम इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा होता है और वो काफ़ी सारे उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उनको सभी जवाब देने पड़ते हैं। हो सकता है वो उस समय पे कुछ ऐसा जवाब दे दे जो हमें पसंद ना आए, ठीक है, वो सच्ची में वैसे इंसान ना हो, उस समय पर्टिकुलर उनके दिमाग में कुछ आया, उन्होंने जवाब दे दिया जो हमें पसंद ना आए, तो हमारी इमेज उनके लिए माइंड में वैसी बचा है, पहले हमें वो कितने भी अच्छे लगते हो, बट अगर उनकी कोई एक बात भी इंटरव्यू के दौरान हमें पसंद नहीं आई तो ऐसा हो सकता है कि उनका एक नेगेटिव परसेप्शन हमारे दिमाग में बन जाए। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू ऐसे भी एक सेलिब्रिटी को या जिनका भी इंटरव्यू लिया जा रहा होता है उन्हें अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि परसेप्शन ऐसी चीज़ होती है, अगर आपने अपने माइंड में किसी की इमेज बना ली है तो ओरिजिनल आइडेंटिटी छिन जाती है और वो परसेप्शन रह जाता है। आपने अपने माइंड में उनके लिए वो धारणा सोच बना ली है तो वो सोच बदलने में बहुत समय लग जाता है, चाहे वो इंसान कैसे भी हो, चाहे वो असलियत में ऐसे ना हो सकता है इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुंह से उनके निकल गया और आपने वो बात की अपनी परसेप्शन बना लिया। तो इसलिए कुछ जो सेलिब्रिटीज़ है वो इंटरव्यू को क्या मानते हैं कि ये सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनकी इमेज को इफेक्ट करता है। ऐसे एक पुराने ज़माने की कहावत भी आपकी बुक में बता रखी है, प्रिमिटिव कल्चर, मतलब पुराने ज़मानों के कल्चर से ये कहावत है कि अगर कोई किसी की फोटोग्राफ ले लेता है तो मतलब कि उसने उसकी सोल चुरा लिया, यानी कि उसकी आत्मा चुरा ली। अब इसका मतलब क्या है कि देखो कि आपने उसकी फोटोग्राफ ले लिया तो आपने सोल चुरा लिया। इसका इंटरव्यू से कंपैरिजन क्या हुआ कि जब आप इंटरव्यू देख रहे हो तो आपने उस इंसान का परसेप्शन अपने माइंड में बना लिया, चाहे उसने वहाँ 10 आंसर बोले हैं, उस 10 आंसर के बेसिस पे आपने उनकी पूरी लाइफ का परसेप्शन आ लिया कि हाँ वो ऐसे इंसान है, हो सकता है स्टेज में वो ऐसे नहीं हो। तो इसलिए ये हुए नेगेटिव ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू, और ये थे पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले कह रहे हैं भैया सोर्स का एक जरिया है, क्या है, ट्रुथ जानने का एक जरिया है, दूसरा एक आर्ट है। जो नेगेटिव मानते हैं वो कहते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी है, साथ ही के साथ में ये उनकी इमेज को भी इफेक्ट कर देता है कई बारी। तो ये नेगेटिव वालों के हैं। अब हमारे को बुक में गाइस अलग अलग नॉवेलिस्ट, बहुत फेमस नॉवेलिस्ट के जो है व्यूज़ बताए हैं ऑन इंटरव्यू, और सारे के सारे व्यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव हैं, जो लोग इंटरव्यू को पसंद नहीं करते। ओके गाइस, तो हमारे को 5 नॉवेलिस्ट का व्यू पॉइंट बता रखा है इंटरव्यू के ऊपर, यानी ओपिनियन बता रखे हैं, और 5 ही आप कह सकते हो कि अगेंस्ट है। सबसे पहले बता रखा है V.S. नायपॉल का, जो एक बहुत ही फेमस राइटर है। इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन जो मैगजीन है उसके लिए लिखा है। इन्होंने बहुत सारी ट्रैवल बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने इंडिया को मेंशन करा है, और इन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड भी मिला था 2001 में लिटरेचर के लिए। तो बहुत फेमस है ये, और इनका भी अगेंस्ट व्यू पॉइंट है फॉर द इंटरव्यूज। क्या बोला था इन्होंने कहा था ही फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, यानी कि उनका ये मानना था कि इंटरव्यूज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को चोट पहुंचा देता है। वुंड मतलब चोट पहुंचा देना, और वो अपना खुद का एक पार्ट खो देते हैं इंटरव्यूज के दौरान। यानी कि सपोज करो अगर एक इंसान का इंटरव्यू हो रहा है और
वो इंटरव्यू गलत हो जाए, अच्छा ना हो, बैड हो जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी और वो खुद का ही एक पार्ट लूज़ कर देंगे। उन्हें इतना ज़्यादा जो है चोट पहुंचेगी उनके मन पे कि वो खो देंगे खुद को उस दौरान, ठीक है। यानी कि ऐसा हो सकता है गाइस किसी सेलिब्रिटी के साथ कि एक इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उस बेसिस पे उनकी इमेज ही कुछ और बन जाए, तो वो पूरी लाइफ अपनी उस चीज़ को रिग्रेट करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंचेगी उस सब चीज़ों की वजह से। तो इसलिए वी एस नायपॉल इंटरव्यू को सही नहीं मानते। दूसरा हमें ओपिनियन बता रखा है बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड लिखी थी, लुइस कैरल। भाई ये तो बहुत डरते थे इंटरव्यूज से। उन्होंने इंटरव्यू को क्या बोला था, अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, यानी कि उन्हें इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने आता है ना माइक करके, हेलो सर कैसे हैं आप, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बैठ भी जाते हैं कई बार, वो पूरा टेबल वेबल सेटअप होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे को तो इंटरव्यूअर से डर लगता है, मैं तो भागता हूँ डर के, इंटरव्यूअर जैसे मेरे पास में है तो उन्हें बहुत डर लगता था इंटरव्यूअर से। और यहाँ तक कि ये नहीं कि इन्हें बस इंटरव्यूअर से डर लगता था, इन्हें पब्लिक अटेंशन से भी बहुत डर लगता था। आपकी बुक में बता रखा है वर्ड लायनाइज्ड। लायनाइज मतलब क्या होता है आपको पता है? वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको कवर कराती रहूँगी। लायनाइज मतलब होता है किसी इंसान को बहुत पब्लिक अटेंशन, आप जैसे कोई बहुत फेमस हो जाता है ना तो सारी हर जगह रिपोर्टर उनके आसपास सेल्फी ऑटोग्राफ के लिए सब पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो लायनाइज मतलब होता है बहुत पब्लिक अटेंशन मिलना। तो लुइस कैरल तो भैया एलिस इन द वंडरलैंड के नॉवलिस्ट हैं, तो इनको तो कितनी मिलती होगी पब्लिक अटेंशन। तो ये पब्लिक अटेंशन से दूर रहते थे, ये अपने अक्वेंटेंसेस यानी कि जो अपने जान पहचान के लोग हैं उनसे भी दूर रहते थे, इंटरव्यूअर से भी, और कोई इनका ऑटोग्राफ मांगने भी आता था तो उसको भी भेज देते थे, नहीं दूर रहते थे, इन्हें पसंद नहीं थी वो सब चीज़ें। और ये कहते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है अपना काम करना। अब वो इस सब चीज़ों को तो साइडलाइन कर देते थे पब्लिक अटेंशन वगैरह को, बट तब भी वो लोगों के दिल में जगह कैसे बना लेते थे, वो अपना काम करते थे, वो अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखते थे, बेस्ट वर्क करते थे, अपनी स्टोरीज नरेट करते थे, अपनी कहानियाँ लिखते थे और वो कहानियाँ लोगों को पसंद आती थी और वो कहते थे यही मेरा अचीवमेंट है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कहानी लिख रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रही है। उन्हें इंटरव्यूज़, पब्लिसिटी ये सब पसंद नहीं थी। ये लुइस कैरल का मानना था। तो ये भी इंटरव्यू को सपोर्ट नहीं करते थे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है रुडयार्ड किपलिंग का। ये जंगल बुक के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने जो है इनका हमें व्यू पॉइंट इंटरव्यू के बारे में कैसे पता चला, इनकी वाइफ की डायरी से। इनकी वाइफ ने डायरी लिखी थी अपनी, उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट बताया जहाँ से हमें पता चला अच्छा रुडयार्ड किपलिंग जी ये सोच रखते थे इंटरव्यूज़ के लिए। डायरी जैसे आपको पता है डायरी एंट्री में डेट लिखी जाती है, तो डायरी एंट्री में डेट क्या थी, 14 अक्टूबर 1892, यही है ना? हाँ यही है, ठीक है। उन्होंने लिखा कि हमारा एक दिन बर्बाद हो गया था, रेग्ड मतलब होता है बर्बाद हो गया था 2 रिपोर्टर्स की वजह से जो बॉस्टन से आए थे। पूरा इंसिडेंट उनकी वाइफ ने बताया कि 2 रिपोर्टर्स हमारे आए थे और मेरे हस्बैंड ने उन्हें क्या बोला, उनके हस्बैंड ने रुडयार्ड किपलिंग जी ने क्या बोला कि वो इंटरव्यू देने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि इंटरव्यू एक तरीके का क्राइम है। उन्होंने इंटरव्यू को किससे कंपेयर करा, क्राइम से। उन्हें लगता था कि इंटरव्यू एक क्राइम है, इमोरल, बिल्कुल गलत चीज़ है। मॉरल्स होते हैं ना सही गलत, तो उन्हें लगता था इंटरव्यू बिल्कुल एक गलत चीज़ है और इंटरव्यू को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो लोग इंटरव्यू मांगने आते हैं, जो इंटरव्यूज़ के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू को कंपेयर करा एक फिजिकल असॉल्ट से। फिजिकल असॉल्ट क्या होता है, किसी को मार देना, घूसा पीट देना उसको और बिल्कुल ही तोड़ वोड़ देना, ठीक है, जिसको बिल्कुल मार पीट करने को असॉल्ट बोला जाता है कि आप किसी को फिजिकली अटैक कर रहे हो। तो वो कहते हैं जैसी पनिशमेंट ये फिजिकल असॉल्ट के लिए मिलती है ना, किसी को मारने पीटने की, वैसी पनिशमेंट इंटरव्यू के लिए भी होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू भी एक तरीके का क्राइम है। तो वो एक तरीके से रुडयार्ड किपलिंग जी इंटरव्यू को क्या मानते थे, एक तरीके का क्राइम। तो वो कहते थे कि इंटरव्यू वेरी कावर्डली है। कावर्डली मतलब बहुत कायरता का काम है, और वाइल यानी कि अच्छा नहीं है। वाइल मतलब ये होता है बिल्कुल बेकार चीज़, गलत चीज़, ठीक है, नॉट प्लेजेंट एक तरीके से आप कह सकते हो। तो वो इंटरव्यू में लिए ये सब सोचते थे। ओके, तो रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू को एक क्राइम से कंपेयर करा, बट आयरॉनिकली मतलब क्या होता है, जैसे आप कहो उससे कुछ अलग कर दो या जो सोचा था बिल्कुल उससे उल्टा हो जाए। आयरॉनिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ सालों बाद खुद इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का। तो कहते तो वो ये थे कि वो फिजिकल असॉल्ट की तरह है, इंटरव्यू क्राइम है, बट उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया था, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमारे को बता रखा है H.G. वेल्स के बारे में। H.G. वेल्स एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है गाइस। टाइम मशीन, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और जो है इनविजिबल मैन, सारी इतनी फेमस नॉवेल्स जिन पे अलग अलग मूवीज़ बनी है वो इन्होंने ही लिखी है H.G. वेल्स में। इन्होंने 1894 में इंटरव्यू को क्या बताया था, द इंटरव्यूइंग ऑर्डील। ऑर्डील मतलब होता है एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे। तो इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही बताया था कि इंटरव्यू क्या चीज़ है, इंटरव्यू एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, इन्हें इंटरव्यू पसंद नहीं है। बट 40 सालों बाद, यानी कि ये सब बातें कहने की जो है उन्होंने जब रेफर करा था इंटरव्यू को एज ऑर्डील यानी कि अनप्लीजेंट चीज़, उसके 40 साल बाद इन्होंने खुद जो है जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिया था। जोसेफ स्टैलिन कौन, एक बहुत फेमस रशियन रेवोल्यूशनरी थे, उनका इंटरव्यू उन्होंने खुद लिया था। तो ये बात भी ऐसी हुई, कहा उन्होंने कुछ, किया उन्होंने कुछ और। अब बात करते हैं लास्ट अपने राइटर की। वो कौन है, जो है इनका नाम क्या है, इनका नाम है सॉल बेलो।
इनका नाम है सॉल बेलो, ये एक प्ले राइटर हैं और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने काफ़ी टाइम अपने लाइफ में गए बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी बार इन्होंने कंसल्ट करा इंटरव्यू देने के लिए। कंसल्ट मतलब होता है हामी भरना, येस कर देना, ओके फाइन मैं इंटरव्यू दे देता हूँ। बट इन्होंने क्या बताया था इंटरव्यू को, एज थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप मतलब यानी कि जब इंटरव्यू चल रहा होता था या जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो उन्हें बहुत सफोकेटिंग फील होता है, उन्हें सांस नहीं आती, यानी कि उन्हें भी पसंद नहीं है इंटरव्यू देना। बट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और उनका अप्रोच क्या है इंटरव्यू की तरफ, थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, यानी कि सांस लेते हैं तो अगर आप किसी की सांस रोक दो एक तरीके से तो उनको बहुत सफोकेटिंग फील होता था, उन्हें अच्छा फील नहीं होता था इंटरव्यू देते हुए। अब बट गाइज जो भी है इंटरव्यू के बारे में काफ़ी सारे ओपिनियंस ऐसे भी है कि इंटरव्यू सही नहीं है। बट अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें और कभी की भी अगर हम बात करेंगे तो इंटरव्यू जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जो टास्क था इंटरव्यू का, जो पर्पस था इंटरव्यू बनाने का, वो इंटरव्यू ने फुलफिल करा है। क्या था कि ऑडियंस तक सच्चाई पहुँचे, ऑडियंस जो बातें जानना चाह रहे हैं वो उन तक पहुँच जाए, तो इंटरव्यू उस पर्पज़ को फुलफिल करा है। यानी कि आप अपने आइडल्स को बहुत मानते हो, आप सेलिब्रिटी को बहुत पसंद करते हो और अगर आप उनके बारे में कुछ जानना चाह रहे हो तो ऑडियंस डायरेक्टली जाके नहीं पूछ सकते हैं उनसे, बट एक इंटरव्यू के माध्यम से आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। ठीक है, इवन आज के समय पे ये आप लाइन पढ़ो, दीज डेज मोर देन एनी अदर टाइम। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो मोस्ट विविड इंप्रेशन, विविड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लियर इमेज बनना, तो आज के समय पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन यानी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग बातें हम जान पाए हैं अपने कंटेम्प्रेरीज के बारे में। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है जो लोग हमारे साथ जीवित है इस समय पे, जैसे आपके सेलिब्रिटी जो जिनको आप मानते हो वो भी हैं और आप भी इस समय में रह रहे हो, प्रेजेंट टाइम में जो लोग साथ में रह रहे होते हैं। अगर आपको उन लोगों के बारे में जानना है तो इंटरव्यू एक सबसे बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आप जो है प्रेजेंट कंटेम्प्रेरीज के बारे में जान सकते हो। अब डेनिस ब्रायन, ये एक फेमस जर्नलिस्ट है, इन्होंने क्या बोला था कि इंटरव्यू एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इन्होंने क्या कहा कि इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यूई से पूछता है। इंटरव्यूई कौन, एक सेलिब्रिटी मान लो, आप स्पोर्ट्स पर्सन मान लो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, और इंटरव्यूअर कौन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट हो गया, कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछा, तो वो कहते हैं उस दौरान इंटरव्यूअर के पास बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है उसके पास में, वो बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकता है ऑन द स्पॉट और उस समय पे उनको वो सारे आंसर सोच के जो है वो जल्दी से जल्दी देने होते हैं। तो एक तरीके से इंटरव्यू के थ्रू आपको सच्चाई पता चल जाती है। ठीक है, कि इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा तो सामने वाले इंसान के पास बहुत कम समय है एक आंसर बनाने का, तो वो समय पे वो बनावटी आंसर, झूठे आंसर नहीं दे सकते हैं, वो उन्हें ऑन द स्पॉट सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तो ज़्यादा सोर्स है कि आपको सच बात पता चलेगी। कैसे लिखा उन्होंने, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि सब कुछ क्या हो रहा था कि इंटरव्यूअर अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है और सामने वाले व्यक्ति के पास एक ही चाह रहा है कि उसको जो है जल्दी से जल्दी जवाब देना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस होती है, वो बहुत सारी सच्चाई जो है सामने वाले इंसान से पता लगवा सकते हैं। ये कहना है डेनिस ब्रायन का। विद दिस गाइस हमारा पहला पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है कि इंटरव्यू के ऊपर क्या क्या अलग अलग ओपिनियन है लोगों के। ठीक है, ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट 2 एंड आई एम टेलिंग यू ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिनका नाम है उम्बर्टो एको, फोटो दिखाती हूँ इनकी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आज हम बताएंगे जो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। इनका इंटरव्यू लेने कौन जाता है, इनका इंटरव्यू लेने जाते हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो हिंदू अखबार के एक रिपोर्टर हैं और उन्होंने ये इंटरव्यू लिया था उम्बर्टो एको का। अब ये उम्बर्टो एको है कौन, ये एक प्रोफेसर है गाइस जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना में, मतलब पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना में। ये इटली की एक यूनिवर्सिटी है और पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी और उसके काफ़ी रिनोन्ड स्कॉलर हैं ये उम्बर्टो एको। अब ये कैसे क्या करते थे, ये ही वॉज अ स्कॉलर इन सेमियोटिक। सेमियोटिक क्या होता है, साइंस, स्टडी रिलेटेड टू द साइंस होते हैं ना, अलग अलग साइंस से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको इंटरप्रिटेशंस निकालना, वो करते थे उम्बर्टो एको जी। साथ ही के साथ में इन्होंने बहुत सारी लिटरेरी इंटरप्रिटेशन भी दी है, यानी कि काफ़ी सारी पीस ऑफ राइटिंग्स को इन्होंने इंटरप्रिटेट करा है और इन्होंने मेडिवल एस्थेटिक्स के ऊपर भी लिखा है। मेडिवल एस्थेटिक यानी कि जो ब्यूटी होती थी मेडिवल एजेस की, हिस्ट्री आपको पता है ना अलग अलग एजेस होती है, तो मेडिवल एजेस की ब्यूटी थी, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। वर्कड अ लॉट, ओके, तो ये काफ़ी बड़े स्कॉलर थे उम्बर्टो एको जी। अब गाइस ये बहुत फेमस हो जाते हैं, यू नो क्यों, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेम ऑफ द रोज। ठीक है, ये बुक बेस्ट सेलर बुक है इनकी और यू नो ये इनकी करियर की पहली बुक थी एज ए नॉवलिस्ट। वैसे तो एक टीचर थे ना, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के। अब इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, नेम ऑफ द रोज। आगे आपको पता चलेगा डिटेक्टिव नॉवल थी और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग नॉवल इन्होंने ये लिखी। ठीक है,
इस नॉवल को जैसे ये लिखते हैं तो ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं, बहुत कॉपीज इस नॉवल की बिकती हैं और ये सुपरस्टार टाइप के बन जाते हैं आफ्टर राइटिंग दिस नॉवल। इस नॉवल का नाम क्या है? नेम ऑफ द रोज। ठीक है, ये इनकी डेब्यू नॉवल थी, यानी कि पहली नॉवल ने लिखी, वही बिल्कुल एकदम फेमस हो जाती है। तो इनका इंटरव्यू तो बनता था ना, तो इनका इंटरव्यू लेने कौन जाते हैं? मुकुट पद्मानंद। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पूरे के पूरे हम इंटरव्यू को। ठीक है, पढ़ते हैं इंटरव्यू जो उम्बर्टो एको जी और हमारे इंटरव्यूअर जो है मुकुट पद्मानंद के बीच में हुआ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू और काफ़ी कुछ अच्छी नॉलेज भी एज अ स्टूडेंट हमें यहाँ से जानने को मिलेगी। तो जैसे इंटरव्यू शुरू होता है, मुकुट पद्मानंद सबसे पहले एक कोटेशन बोलते हैं, जो कोटेशन किसने बोली थी? डेविड लॉची ने। यहाँ पूरा गाइज मैंने चैप्टर का इंटरव्यू जो है नोट डाउन कर दिया है और आपको पूरा हिंदी में समझा दूंगी, फिर ये इंटरव्यू खुद से अगर पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले वो एक कोटेशन बोलते हैं जो डेविड लॉच ने बोली थी। वो कोटेशन क्या थी कि आई कांट अंडरस्टैंड कि एक इंसान इतने सारे काम इकट्ठे कैसे कर सकता है, एट द सेम टाइम एक इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है। वो किस लिए कह रहे थे ये चीज़? वो उम्बर्टो एको जी को प्रेज करते हैं ये कह के कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आता, आप एक समय पे इतने सारे काम कैसे कर पाते हो, यानी कि आप अकेडमिशियन भी हो इतने अच्छे, यानी कि आप इतने अच्छे स्कॉलर हो, इतने अच्छे टीचर और प्रोफेसर हो। सेमियोटिक्स जो होता है ना, साइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं गाइस। उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री पे इतना कुछ लिखा है, उन्होंने बहुत लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करी है, वो एक इतने फेमस नॉवलिस्ट भी है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो, हमें तो समझ में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं मुकुंद जी उम्बर्टो एको से। तो उम्बर्टो एको पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं मे बी आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, बट मैं ना एक ही काम करता हूँ बस। आई डू द सेम थिंग, मैं एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता हूँ, मैं तो सेम थिंग करता हूँ। तो मुकुंद जी बहुत क्यूरियस होकर पूछते हैं सेम थिंग, सेम थिंग मतलब क्या है? कौन सी एक चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो? तो अब उम्बर्टो एको कहते हैं देखो मेरे लिए समझाना काफ़ी मुश्किल है बट मैं ट्राई करता हूँ। वो कहते हैं देखो मेरे ना कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है ना। व्हाट इज़ फिलोसफी गाइस? अब फिलोसफी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप एक डीप आपको स्टडी करना, चाहे वो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉरल से रिलेटेड हो, सही गलत की पहचान से हो, पर्टिकुलर एक टॉपिक पे जो है, अलग अलग टॉपिक्स पे फिलोसफी की जाती है, उन पे एक डीप स्टडी करने को आप कह सकते हो फिलोसफी। ठीक है, तो बहुत फिलोसफिकल टाइप के इंसान थे ये उम्बर्टो एको जी। ये जो है इसलिए वो कहते हैं कि मैं काफ़ी फिलोसफिकल हूँ। अब वो अपने फिलोसफी वाला जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं अपने एकेडमिक वर्क में भी प्रेजेंट करता हूँ और साथ ही के साथ अपनी नॉवेल्स में भी। यानी कि जब मैं कोई बुक लिखता हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिक वर्क में वो आ जाती है, तब भी मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें फिलोसफी प्रेजेंट करूँ, जो मेरे आइडियाज़ हैं मैं उन्हें प्रेजेंट करूँ। और जब मैं अपनी कोई नॉवल लिखता हूँ तो भी मैं सेम काम करता हूँ। तो मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए मैं नॉवल लिखती हूँ, छोटे बच्चों के लिए, उसमें मैं उनको नॉन वायलेंस सिखाता हूँ और मैं उन्हें सिखाता हूँ कि पीस, शांति बनाए रखो। तो वो भी मेरा सेम काम करे। और जब मैं कोई एकेडमिक बुक लिखता हूँ तब भी मैं अपने जो फिलोसफिकल आइडियाज़ होते हैं उनको जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग, मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। फिर वो कहते हैं देखो मैं पर इतना सारा काम कैसे कर पाता हूँ कि मैं एक एकेडमिक भी हूँ और मैं एक स्कॉलर भी हूँ और मैं एक नॉवलिस्ट भी हूँ, वो भी इतना फेमस वाला। वो सब मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरा एक सीक्रेट है। अब वो सीक्रेट हमें बताते हैं और वो सीक्रेट एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए भी यूज़फुल है। वो सीक्रेट सुनो आप। वो कहते हैं देखो, मुकुंद जी को समझाते हैं वो, बट हम भी समझ लेते हैं। वो कहते हैं मुकुंद जी देखो हमारे पूरे यूनिवर्स में ना बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस है। एम्प्टी स्पेसेस मतलब खाली जगहें हैं। ऐसी एटम में भी, एटम पढ़ते हैं ना, साइंस में पढ़ते हैं हम एटम, एटम में भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती है। तो अगर हम यूनिवर्स की सारी एम्प्टी स्पेसेस को हटा दें, खाली जगहों को हटा दें, तो यूनिवर्स इतना बचेगा, हमारी फिस्ट जितना, जो हमारी एक फिस्ट होती है ना ये, इसके जितना यूनिवर्स बचेगा। ऐसे बोलते हैं उम्बर्टो एको जी कि पूरे यूनिवर्स में बहुत वैसे कहते हैं यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो वो कहते हैं यूनिवर्स से अगर वो एम्प्टी स्पेसेस हटा दो तो यूनिवर्स सिर्फ इतना सा बचेगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। उसको वो क्या कहते हैं? इंटरस्टाइसेस। वो कहते हैं मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एम्प्टी स्पेसेस होती है, मैं उन्हें इंटरस्टाइसेस बोलता हूँ। यहाँ लिखी है स्पेलिंग इंटरस्टाइसेस, और मैं उन इंटरस्टाइसेस को यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। अब वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं देखो जब आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे, आप गाड़ी से बाहर निकले, एलिवेटर से आप फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे आओगे और मैं खाली बैठ के घर में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक इंटरस्टाइस है। वो एक खाली समय है, एक गैप है कि इस समय मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैं एक इंटरस्टाइस की तरह यूज़ करता हूँ। जितनी देर में आपको पता है आप ऊपर आ रहे थे गाड़ी में 1 से तीसरे फ्लोर पर लिफ्ट में, उतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया और हंसने लगते हैं एक एक। तो बेसिकली वो हमें टाइम की वैल्यू बता रहे हैं कि वो मल्टीटास्किंग इतना कुछ कैसे कर पाते हैं कि उन्हें टाइम की वैल्यू पता है कि वो समय भी जब वो इंटरव्यूअर उनके घर तक आ रहे हैं, एलिवेटर में है कि आके डोर बेल बजाएंगे, तब तक
उन्होंने ये नहीं करा कि खाली बैठ के वेट करूँ, अरे मुकुंद जी आएंगे उनसे बातें करूँगा, नहीं, कह रहे हैं मैंने उतनी देर में अपना एक आर्टिकल लिख दिया। तो ये एज अ स्टूडेंट भी हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो ऐसा खाली समय हमें मिलता है हम भी उसमें अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। तो वो कहते हैं यही एम्प्टी स्पेसेस में मैं जो है अपना काम करता हूँ, कुछ लोग उसको जो है वेस्ट कर देते होंगे, तभी मेरा इतना सारा काम हो जाता है। तो बेसिकली उन्होंने आंसर दे दिया कि कैसे वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। अब मुकुंद जी का अगला क्वेश्चन आता है। अब मुकुंद जी कहते हैं, उनको दूसरे बात पे आते हैं, वो कहते हैं कि आप ना बड़े यूनिक हो, हर कोई आपकी तरह नहीं लिख पाता है, नॉट एवरीवन कैन राइट लाइक यू। आप जब भी कोई अकेडमिक बुक भी लिखते हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई वाली बुक जिसमें कोई स्टोरी वोरी नहीं है, नॉवल नहीं है, जब आप कोई पढ़ाई लिखाई वाली बुक भी लिखते हो तो वो बहुत प्लेफुल होती है, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बोरिंग नहीं होती है जैसे नॉर्मल टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक कहते हैं ना बोरिंग टेक्स्ट बुक, बट जिस तरीके से ये लिखते थे उम्बर्टो एको जी, वो बिल्कुल बोरिंग नहीं होता, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी पढ़ाई वाली बुक्स भी होती थी। तो मुकुंद जी पूछते हैं ऐसा कैसे है, क्या आप कुछ अलग तरीके की चीज़ करते हो, क्या आप कुछ अपना स्टाइल को चेंज करके अपने अंदर कुछ ऐसा फॉर्मेट लाते हो तब आप इंटरेस्टिंग वे में लिख पाते हो, या ये सब नेचुरली है कि आपका लिखने का तरीका ही ये है कि आप हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देते हो। तो उम्बर्टो एको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करके बताते हैं कि कैसे वो हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कैसे वो एकेडमिक बुक को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, मैंने अपना पहला डॉक्टोरल डिजर्शन पेश करा था। डॉक्टोरल डिजर्शन क्या होता है गाइस, जब लोग जो है स्टडी कर रहे होते हैं ना लोग, तो उनको ना डॉक्टोरल डिजर्शन एक तरीके का एक प्रोजेक्ट होता है ये, उसमें पूरा पढ़ा लिख के थीसिस अपने पेश करने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि आपने उसके ऊपर पर्टिकुलर स्टडी करी, उसके अजम्पशंस लिखे और उसका कंक्लूजन लिखा। ये होता है डॉक्टोरल डिजर्शन। आगे चल के कॉलेज में जब पीएचडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तब भी डॉक्टोरल डिजर्शन उन्हें जो है वो देना होता है। आगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में डॉक्टोरल डिजर्शन पेश करने को आ सकता है। तो वो कहते हैं मेरे को एक डॉक्टोरल डिजर्शन लिखना था, तो मैंने डॉक्टोरल डिजर्शन को कैसे लिखा। यूजुअली लोग डॉक्टोरल डिजर्शन कैसे लिखते हैं, वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं और उस पर फॉल्स अजम्पशंस लिखते हैं और फिर उनका कंक्लूजन दे देते हैं। बट मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे डॉक्टोरल डिजर्शन क्या लिखा कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने स्टडी करी उसकी मैंने कहानी लिखी कि ये मैंने कुछ स्टडी करा है। उसके बाद जब वो कुछ मैंने टॉपिक स्टडी करा जो मैंने पढ़ा था, उसमें जो ट्रायल एंड एरर्स है, जो गलतियाँ मेरे से हुई, जितने बार मैंने ट्राई करा, जो जो गलतियाँ मैंने हुई, वो भी गलतियाँ मैंने उसमें मेंशन करी और फिर मैंने अपना कंक्लूजन लिखा। तो उन्होंने जो डॉक्टरल डिजर्शन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें सब लोग प्रोजेक्ट बनाते थे कि पहले एक स्टडी कर ली एक टॉपिक पे, फॉल्स बातें लिख दी उसमें अजम्पशन और उन फॉल्स अजम्पशंस को कंक्लूड कर दिया। मैंने वो नहीं करा। मैंने जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक कहानी बना के लिखा कि हाँ मैंने जैसे पॉवर्टी पे उन्होंने करा या उन्होंने एजुकेशन पे करा, तो उन्होंने कहानी बना के जो कुछ भी पढ़ा उससे लिखा, जो जो बीच में ट्रायल एंड एरर्स है उन्होंने वो मेंशन करे, फिर कंक्लूड करा। तो एक कहानी फॉर्म में उन्होंने अपना डॉक्टोरल डिजर्शन मेंशन करा। और वो बताते हैं कि मेरे डॉक्टोरल डिजर्शन मेरे प्रोफेसर को, जो उम्बर्टो एको के भी प्रोफेसर थे, उनको इतना पसंद आता है कि वो उसको अपनी बुक में पब्लिश कर देते हैं। यानी कि उनका जो स्टाइल था डॉक्टोरल डिजर्शन लिखने का वो यूनिक था और बहुत अलग था और बहुत नेचुरल था। तो वो कहते हैं जब मैं 22 साल का ही था, जब मैंने अपना पहला डॉक्टोरल डिजर्शन दिया था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि मैं आगे के काम भी अपने इसी फॉर्मेट में करूँगा। तभी जो उनकी पढ़ाई लिखाई की भी बुक्स है ना, जिसमें उन्होंने सेमियोटिक के बारे में समझाया हो चाहे या उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में समझाया हो, जब भी उन्होंने अपनी कोई बुक लिखी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है जैसे रेगुलर हमारे टेक्स्ट बुक होती है। तो मुकुंद जी को उनका जवाब मिल गया कि कैसे, वो तो 22 साल की उम्र से ही उनको ये तरीका पता चल गया था कि वो नेचुरल वे में, ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में, अगर टेक्स्ट बुक स्टोरी की तरह होगी तो अच्छी लगेगी ना, ठीक है। इंग्लिश में देखा आपने स्टोरीज होती है तो अच्छी लगती है, फिर जो है जैसे अलग अलग जगहों पे स्टोरीज हम पढ़ते तो हमें अच्छी लगती है, फोटोज़ लग जाए टेक्स्ट बुक में तो और अच्छी लगती है। तो वही चीज़ वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने स्टोरी बना के लिखा तो जो है मेरे टीचर को ये पसंद में आया और तब से मुझे पता था कि मैं इसी स्टाइल में अपनी आगे की राइटिंग जो है वो कंटिन्यू करूँगा, ठीक। और फिर वो बताते हैं कि यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने नॉवल लिखना इतने देर बाद शुरू करा। यानी कि वो नॉवल लिखना आपको पता है कब शुरू करते हैं, जब वो 50 साल के हो जाते हैं। उन्होंने अपने 50 साल से पहले जब वो नहीं थे उससे एक भी नॉवल नहीं लिखी, इवन तो उनके पास कैपेबिलिटी थी नॉवेल्स लिखने की, वो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो क्रिएटिविटी अपने एकेडमिक वर्क में भी गाइस दिखा रहे थे। तो वो बताते हैं कि मैं तो अपने हर काम क्रिएटिविटी से कर रहा हूँ, मैं तो हर काम ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा अपने एकेडमिक करियर में ही लगा हुआ था। जब मैं 50 साल का हुआ तब जाके मैंने जो है अपनी नॉवल लिखी, क्योंकि उससे पहले भी मैं वो क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहा था। फिर जब मेरे को एक दिन समय मिला तब बैठ के मैंने अपनी नॉवल लिखी। कौन सी नॉवल थी वो? वही वाली, द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। अब आगे वो बताते हैं कि आई रिमेंबर कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था रोलैंड बार्थेस।
ठीक है, वो एक एसेस था। एसे कौन से होते हैं गाइस, अब आप आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ोगे तो आप इन सबको डीप में स्टडी करने वाले हो। एसे होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लिखना है, ये शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग में आता है, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखा, उसका कंक्लूजन दिया। वहीं पे नॉवल क्या होती है, ये लॉन्ग राइटिंग में आती है, जिसमें बहुत लंबी कहानी चल रही है, एक्ट्स हो रहे हैं, सीन्स हो रहे हैं। तो बताते हैं, मेरा एक दोस्त था रोलैंड बार्थेस, वो एसेस था और वो हमेशा चाहता था अपनी लाइफ में कि वो एक नॉवेलिस्ट बन जाए। वो काफ़ी इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि अरे मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई नॉवल नहीं लिखी है, और अनफॉर्चुनेटली नॉवल लिखने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पर वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा कुछ ऐसे मन नहीं था और मैंने कुछ ऐसे ठान नहीं रखी थी कि हाँ मुझे नॉवल लिखनी है। नहीं, मैं तो एक दिन ऐसे ही संडे को ना बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं था, तो मैंने बैठ के ना एक नॉवल लिख दी और उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे नॉवल लिख के बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मुझे स्टोरी बतानी पसंद है, मैं डॉक्टोरल डिजर्शन में भी स्टोरी बताता हूँ, मैंने उस नॉवल में भी स्टोरी बताई। तो उसके बाद आपको पता है उन्होंने नॉवल लिखी, नेम ऑफ द रोज, पहली नॉवल, वही सुपरस्टार बना देती है उनको। तो ये चीज़ वो मुकुंद जी को बताते हैं। तो एक बार आई होप आप समझ रहे होंगे कैसा इंटरव्यू चल रहा है। सबसे पहले मुकुंद जी ने क्या पूछा कि भाई इतना मल्टीटास्किंग कैसे करते हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मल्टीटास्किंग नहीं करता हूँ, मैं सेम थिंग को रिपीट करता हूँ। सेम थिंग मेरी क्या है, फिलोसफिकल मेरी इंटरेस्ट है, उनको हर जगह प्रेजेंट करता हूँ, एकेडमिक्स हो या फिर कहानियाँ हो, स्टोरी बुक्स हो, बच्चों की हो बड़ों की हो, हर एक में एक ही चीज़ में प्रेजेंट करता हूँ। वो प्रेजेंट करने का मेरा एक सीक्रेट है कि मैं बचे हुए टाइम को, इंटरस्टाइसेस जिसे मैं कहता हूँ, उनको यूटिलाइज करता हूँ। फिर वो पूछते हैं आपकी जो एकेडमिक बुक्स भी हैं जिसमें आप पढ़ाई लिखाई की बातें करो, वो भी इंटरेस्टिंग कैसे हैं, तो वो कहते हैं 22 साल की उम्र से ही जब मैं एक स्टूडेंट था तभी मैंने अपना डॉक्टोरल डिजर्शन प्रेजेंट करा था स्टोरी फॉर्मेट में, और मेरे टीचर ने उसको अच्छा माना था और तब से मुझे पता चल गया था इसी फॉर्मेट में मैं लिखूंगा। मेरा एक दोस्त था जो बहुत अच्छा नॉवलिस्ट बनना चाहता था पर नहीं बन पाया, बट मेरे लिए नॉवलिस्ट बनना नेचुरल था। एक दिन मैं फ्री बैठा हुआ बोर हो रहा था संडे को, तो मैंने नॉवल लिख दी, मुझे नॉवल लिख के अच्छा लगा और वो नॉवल उनकी फेमस भी हो जाती है। यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मुकुंद जी पॉइंट पे आते हैं। वो कहते हैं अगर हम नॉवेल्स की बात करें तो उम्बर्टो एको जी आपकी तो पहली ही नॉवल इतनी फेमस हो गई, द नेम ऑफ द रोज, बट आपने नॉवल लिखने के अलावा ऑलमोस्ट 20 स्कॉलरी वर्क भी लिखे होंगे। स्कॉलरी वर्क मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो उम्बर्टो एको कहते हैं 20 नहीं 40। तो एकदम से वो उनको स्टॉप कर देते हैं। जैसे अगर हमने पढ़ाई करी हो ना 3 घंटे बैठ के और हमारे को कोई घर वाला के बोले बस 2 घंटे ही पढ़ो, तब से हम कहेंगे 2 घंटे नहीं 3 घंटे से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वैसे ही उम्बर्टो एको कहते हैं 20 नहीं, मैंने 40 स्कॉलरी वर्क लिखे हैं और कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं। तो मुकुंद जी कहते हैं हाँ 40 ठीक है, आपने बहुत सारे 40 जो है ऐसे वर्क लिखे हैं स्कॉलरी वर्क मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ज़्यादातर उनमें से सेमियोटिक्स पे थे, साइन के ऊपर, इंटरप्रिटेशन जो साइंस की होती है ना अलग उसके ऊपर। तो कहते हैं आपने 40 लिख दिए स्कॉलरी वर्क साइंस के ऊपर, बट आप उससे फेमस नहीं हुए। आप फेमस किससे हुए, लोगों ने आपको किससे जाना, नेम ऑफ द रोज वाली नॉवल से, और जो कुछ नॉवेल्स आपने लिखी हैं। क्या ये चीज़ आपको बॉदर करती है कि लोग आपको पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं जान पाए, एज अ नॉवलिस्ट आपको जान रहे हैं? तो उम्बर्टो एको कहते हैं हाँ मुझे बुरी लगती है ये चीज़, मुझे लगता है क्यों लोग मुझे एज अ स्कॉलर नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं ना वहाँ जाके नहीं बैठता हूँ जहाँ पे राइटर्स बैठे होते हैं, पेन क्लब्स बने होते हैं, राइटर्स आपस में बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं कौन सी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ, यानी कि स्कूल की कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उसे अटेंड करता हूँ। मैं राइटर्स के बुक क्लब्स को, पेन क्लब्स को जाके ज्वाइन नहीं करता हूँ। मैंने इतने सारा एकेडमिक वर्क करा है, बट तब भी लोग मुझे किससे जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं उस नॉवल से, और एज अ नॉवलिस्ट मुझे जानते हैं। बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर लोगों को मैं अपने नॉवेल्स के थ्रू ही जान पाए लोग मुझे, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सही है। और फिर वो थोड़ा सा हंसते हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, बाय बीइंग अ नॉवलिस्ट मैं एक लार्जर ऑडियंस को रीच कर पा रहा हूँ। जब मैंने नॉवल लिखे तो उससे मैं इतने सारे लोगों तक पहुँचा, हम तक भी तो पहुँचे, नॉवल के बाद तो इंटरव्यू लिया गया तो हम तक पहुँच गए वो। तो वो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर लोगों तक मैं नॉवल से ही पहुँच पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि सेमियोटिक्स जो मेरा पर्टिकुलर फील्ड है, साइंस के ऊपर स्टडी करना, इसमें हर कोई इंटरेस्टेड होगा। नॉवल तो हर कोई इंसान पढ़ लेता है ना, ज़रूरी नहीं है साइंस के बारे में सब पढ़ता होगा, ठीक है। सेमियोटिक ये वर्ड मैंने तो पहले सुना भी नहीं था इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने सुना हो। तो वो कह रहे हैं सेमियोटिक से मुझे इतनी जो है रीच नहीं मिल सकती थी, बट नॉवल जब मैंने लिखी तो लोग मुझे जान पाए। तो वो थोड़ा सा उन्हें लगता है गाइस अंदर कि वो एज ए नॉवलिस्ट ज़्यादा जान जाते हैं, स्कॉलर नहीं। बट
ही इज ओके विद मुकुंद जी गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं चलो सर मैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो नॉवल है नेम ऑफ द रोज, ये बहुत सीरियस नॉवल है गाइस। ये नॉवल क्या आप एक बार खुद से भी सर्च करके देखना, ये एक मर्डर मिस्ट्री है और इस नॉवल में बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। मुकुंद जी कहते हैं इसमें मेटाफिजिक्स से रिलेटेड भी नॉलेज है, थियोलॉजी से भी, थियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, और मेडिवल हिस्ट्री से के बारे में भी इस नॉवल में बताया गया है। तो यानी कि ये नॉवल काफ़ी पेचीदा है, सिंपल सी कोई लव स्टोरी या फिर कोई डिटेक्टिव नॉवल भी कोई सिंपल सी नहीं है, काफ़ी थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज की ये जो नॉवल है। येट इसको इतनी सारी ऑडियंस ने पसंद करे, यानी कि बेस्ट सेलर बुक है। बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा कि आप पजल हुए थे इस चीज़ से कि कैसे मेरी नॉवल जो थोड़ी डिफिकल्ट भी है उसको लोगों ने समझा और लोगों ने इतना पसंद करा उसको, क्या आप इससे पजल होते हो। तो उम्बर्टो एको जी पता है क्या कहते हैं, उम्बर्टो एको जी कहते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल पजल नहीं हुआ। हाँ, जर्नलिस्ट ऐसा सोचते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लोगों को ट्रैश पसंद है, यानी कि लोगों को ट्रैश मतलब होता है गार्बेज, बेकार चीज़ें पसंद आती हैं, सिंपल सी पुरानी सी लव स्टोरी, कोई लड़का लड़की मिले, शादी हो गई और जुदाई हो गई, ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। ये काफ़ी सारे लोगों का व्यू पॉइंट होता है कि लोगों को ट्रैश पसंद है, बट मेरा व्यू पॉइंट ऐसा नहीं है। उन्हें कोई पसंद नहीं हुए थे वो जब उनकी नॉवल इतनी ज़्यादा बिकी। बट को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ऐसा है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि लोगों को नॉवल्स मतलब ये है कि लोगों को कुछ ऐसी सिंपल सी कहानियाँ पढ़नी है, नहीं, मेरा ऐसा मानना इतना नहीं है। मेरा मानना ये है कि पूरे प्लैनेट पे 6 बिलियन पीपल हैं, ठीक है, उनमें से मेरी कॉपीज़ कितनी बिकी हैं, मेरी नॉवल कितनी बिकी है, 10 to 15 मिलियन मेरी जो कॉपीज़ हैं, यानी कि मेरी बुक जो है वो बिकी है, इतनी सोल्ड हुई है, यानी कि बहुत स्मॉल परसेंटेज ये है जो मैं अपनी नॉवेल्स के थ्रू कवर कर पाया हूँ। और मुझे ये लगता है वो लोग जिन्होंने मेरी ये नॉवल पढ़ी है या तो वो इस कैटेगरी के है कि उन्हें डिफ़िकल्ट नॉवल पढ़नी पसंद है, यानी कि उन्हें डिफ़िकल्ट रीडिंग करनी पसंद है, एक ऐसी नॉवल जिसमें इतनी कुछ नॉलेज मिल रही है, साथ में कहानी भी चल रही है, या तो उन्हें ये पढ़ना पसंद है, या फिर वो कभी कभी इस चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर कि यूजुअली तो वो सिंपल नॉवल ही पढ़ते हैं जिनमें एक स्वीट स्टोरी चल रही होती है, इजी लैंग्वेज में लिखी होती है, समझना सही है, बट कभी कभी वो इस टेस्ट की नॉवल भी पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं मेरा विचार ये है कि या तो मेरी नॉवल उन लोगों ने पढ़ी है जिन्हें इस टाइप की नॉवेल्स पसंद है जो थोड़ी मुश्किल होती है, या फिर उन लोगों ने पढ़ी है जिन्होंने कभी कभी उनको ऐसी नॉवेल्स में भी इंटरेस्ट उनका बिल्ड हो जाता है। जैसे वो खुद बताते हैं अपनी लाइफ से, वो कहते हैं देखो मैं एक प्रोफेसर हूँ, मुझे खुद जब रात को मैं घर आता हूँ डिनर करता हूँ तो उस समय में रात को नॉवल टीवी पे 2 शोज़ आते हैं। कौन से शोज़ है वो, मायामी वॉइस और इमरजेंसी रूप, ये अमेरिका के टीवी शोज़ हैं 2, और एक डिटेक्टिव वाला है, दूसरा एक क्राइम वाला है। मेरे को भी रात को बैठ के आराम से मैं ये टीवी देखता हूँ खाना खाते हुए, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को, बट ऐसा नहीं है मैं इसको पूरा दिन करूँगा, ठीक है, ये नहीं है मैं पूरे दिन बैठ के टीवी देख रहा हूँ एंजॉय करूँ, नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी ऑडियंस भी ऐसी है जिन्होंने मेरी नॉवल पढ़ी है, या तो उन्हें डिफिकल्ट एक्सपीरियंस अच्छा लगता हो, ऐसी नॉवल पढ़ना अच्छा लगता हो, या उन्होंने फॉर अ चेंज मेरी नॉवल पढ़ ली हो, ऐसी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस वाली नॉवल उन्होंने मेरी पढ़ ली, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब मुकुंद जी नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि आपकी नॉवल जो इतनी फेमस हो गई है, इतनी सुपरस्टार बन गए आप इस नॉवल को लिखने के बाद, शायद इसलिए कि आपने इसमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में मेंशन करा है। मेडिवल हिस्ट्री क्या होती है गाइस, मेडिवल एज हिस्ट्री। मेडिवल एज चली थी लेट 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, तो इस पीरियड की जितनी भी हिस्ट्री थी उसके बारे में उन्होंने कुछ अपनी नॉवल में मेंशन करा है। उन्होंने अपनी नॉवल में कैथीड्रल, चर्च, लैटिन भाषा, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है गाइस। तो वो कहते हैं कि आपकी नॉवल में ये सब मेंशन था, शायद इसलिए आपकी नॉवल तो फेमस नहीं होगी। तो वो बोलते हैं उम्बर्टो को, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, बट रुको मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कहानी सुनाना, और मैं एक चाइनीज़ वाइज मैन की तरह कहानी सुनाता हूँ। तो ये वो खुद को कैसे कंपेयर करे चाइनीज़ वाइज मैन से। वो कहते हैं जैसे एक चाइनीज़ वाइज मैन, चाइनीज़ समझदार इंसान कहानी सुनाते हैं ना, मेरी भी एबिलिटी, मैं भी सुना देता हूँ वैसे कहानियाँ। तो रुको मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ था देखो, जब मेरी ये नॉवल मैंने रेडी कर दी थी, मैंने पब्लिशर को दिखाई, तो मेरी पब्लिशर ने कहा, अमेरिकन पब्लिशर ने, कि इसकी बात 3000 कॉपी बिकेंगी यहाँ अमेरिका में, और उन्होंने मुझे 3000 कॉपी का ही एडवांस दिया। उनकी पब्लिशर ने क्यों कहा था 3000 बिकेंगी, क्योंकि उनकी नॉवल में कैथीड्रल से रिलेटेड, लैटिन भाषा से रिलेटेड बातें लिखी गई थी, और उसकी इतनी नॉलेज वहाँ के लोगों को नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था, नॉलेज नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट नहीं था उनके अमेरिका के लोगों को इतना लैटिन भाषा में या कैथीड्रल रिलीजन वगैरह में। तो उनकी पब्लिशर को लगा कि उनकी नॉवेल्स इतनी ज़्यादा नहीं बिकेंगी 3000, तो उन्होंने 3000 एडवांस ही लिया था। फिर वो बताते कि बट जब मेरी नॉवल वहाँ गई, पब्लिश हो गई, अमेरिका में ही 2 से 3 मिलियन कॉपीज़ बिक गई थी, तो जो उन्होंने सोचा था उनकी पब्लिशर ने, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इवन दो उसमें लैटिन लिखी है, उसमें मेडिवल हिस्ट्री लिखी है, तब भी अमेरिकन लोगों को भी उनकी नॉवल पसंद आती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पसंद आती है। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि ये मिस्ट्री है, आपको नहीं पता कि आपकी नॉवल कब
फेमस हो सकती है, कम नहीं होगी। आप कभी नहीं सोच सकते हो कि आने वाली लाइफ में आपके साथ क्या हो सकता है आपकी नॉवल फेमस हो सकता है नहीं हो। वो कहते हैं खुद मेरे को पता नहीं मेरी नॉवल कैसे फेमस हो गई, शायद अगर मैंने कुछ साल पहले लिखी होती ये नॉवल तब फेमस नहीं होती, शायद आज से कुछ साल बाद ऐसी नॉवल लिखी होती तब नहीं होती। इट्स जस्ट मिरेकल। वो कहते हैं मेरे को खुद नहीं पता ये नॉवल इतनी फेमस कैसे हो गई, एंड कोई भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कौन सी नॉवल, कौन सा राइटिंग या कौन इंसान कब फेमस होगा। इट इज़ जस्ट अ मिस्ट्री। और यहाँ पे ये इंटरव्यू एंड हो जाता है। तो गाइज इंटरव्यू कितना इंटरेस्टिंग था। बेसिकली उम्बर्टो इको ने सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे कौन सी लगी, जो उन्होंने वो स्पेसेस वाली बात कही कि जो खाली टाइम है उसे यूटिलाइज़ करो। हमें भी ये अपनी लाइफ में करना चाहिए। हमारे पास भी बहुत सारे इंटरस्टाइजेस होते हैं, तो हम भी इंटरस्टाइजेस को हमें यूज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्टिव टास्क में, पढ़ाई करने में अपनी, और बोर्ड एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने में। और विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे ही जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो वो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट।